बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा उसी कंटिन्यूटी का लेक्चर है जिसके अंदर हम असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे मैंने आपको एक काम दिया है असाइनमेंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड, कि मैंने आपको एक मैसेज के अंदर एक चार्ट भेजा है, एक टेबल भेजा है। इस टेबल के अंदर डाटा मौजूद है, एम्प्लॉयज का डाटा मौजूद है, कंपनी के एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, कंपनी के एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन से केस को नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप देखें इसमें से किस तरह कहाँ कहाँ पे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। आप इसको किस तरह से डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं और एक सोल्यूशन इसका बना के अपने पास रखें आपके जहन में। अब जब भी हम डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं ना, उन टेबल्स के अंदर हम नए कॉलम्स बना सकते हैं। आपको खुद से कोई नया कॉलम बनाने की जरूरत हो तो आप बना सकते हैं, कोई आईडी, क्योंकि आपको प्राइमरी की बनानी है, फॉरेन की बनानी है। तो इसको देखते हुए आप इसको डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड करें। 5-10 मिनट का टाइम है आपके पास, उसके बाद फिर मैं जो हूँ इसको चेक करूंगी। आप लोग अपनी पिक्चर शेयर करेगा जो आपने काम किया होगा। हम यहाँ पे लिंक ओपन करेंगे, इस पर इसका सोल्यूशन मौजूद है और फिर इसको देखेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या करना है। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं कह रहा सलाम। हूँ क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें क्या करना है अभी। अच्छा, इसके अंदर क्या करना है, ये आपका टेबल दिया हुआ है। ये टेबल में क्या है, हमारे पास एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन मौजूद है। किसी कंपनी के एम्प्लॉयज है, कंपनी जो है एम्प्लॉयज का डेटाबेस बनाना चाहती है। हमें क्या करना है, अब इन्होंने तो ये बना दिया, लेकिन जैसे हमने बुक में पढ़ा था कि सब चीजें एक में नहीं आ सकती, अब इन्होंने तो एक ही टेबल बनाया है। हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन के कौन कौन से रूल्स जो हैं वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे, नॉर्मलाइजेशन ब्रेक हो रही है। यानी कि अगर आप यहाँ पे इसी टेबल को मैं बड़ा कर लूँ तो नेम के कॉलम में देखें, एलिस का नाम 2 दफा रिपीट हो रहा है, जबकि नॉर्मलाइजेशन का रूल्स कहता है कि रॉस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, एक वैल्यू जो है बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ इसका नाम बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। स्टेट कोड भी बार बार रिपीट हो रहा है।
तो हम किस तरह से नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करते हुए इस टेबल को डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड करें, कौन से कॉलम्स जो हैं वो अलग होंगे और कौन से कॉलम्स इसी में रहेंगे। तो आपको पहले नॉर्मलाइजेशन के रूल्स पढ़े, जो मैंने लिंक दिया उसमें नॉर्मलाइजेशन के रूल्स लिखे हुए हैं। अगर उससे नहीं पढ़ने तो आप किसी भी उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड कर लें, या असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर, असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर जो आपको एक सोल्यूशन का लिंक दिया हुआ है उसको फॉलो कर लें। उनको देखते हुए आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे उसमें बुक का बना दिया था, पूरा एक साथ बना दिया था, फिर हमें समझ में आया नहीं ऑथर का तो अलग होना चाहिए, तो ऑथर अलग बनाए। जब टेबल अलग बनाते हैं तो उस अलग टेबल के अंदर हम कोई और सा कॉलम खुद से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने 6 कॉलम्स दिए हैं, लेकिन आप अलग टेबल बनाएंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पे फॉरेन की या प्राइमरी की बनाने के लिए एक अलग से टेबल की कॉलम ऐड करने की जरूरत पड़े, तो आप अपनी मर्जी से कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये काम करेंगे, क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। 6:20 तक आप लोग मुझसे जितना भी काम आपसे हुआ है वो शेयर करें, उसके बाद में इसका सोल्यूशन शेयर करूँ।
आपकी आवाज नहीं आ रही। क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रही थी, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, इसलिए आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कुछ काम करने को दिया था चैट में, कितने लोगों ने वो स्टार्ट किया है? चैट देखिए यहाँ पे, जूम की। इसे मैंने आप लोगों को काम दिया हुआ है, स्टार्ट किया आप लोगों ने? ये चैट। इसने कर लिया है, वो समझता है शेयर करना है, वो अपनी जरा इसकी पिक्चर शेयर कर दें काम की। आप में से वैसे किसी को इस कोर्स में कोई इशू, कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम है तो जरा मुझे बताइए। आपका इस कोर्स के हवाले से क्या रिव्यू है, ये भी बताइए। मिस लेक्चर्स वगैरह बहुत मिसमैनेज हुए हैं, तो क्लासरूम वगैरह पे डाल दिया मैंने लेक्चर ना, ताकि हमारे पास ठीक है, सही है। और उसके अलावा और कोई इशू? समझ गए। लेक्चर्स में आप लोगों ने कौन कौन सी वीडियोस देख ली हैं? मैं बार बार बोल रही हूँ, जो मैंने आखिर के लेक्चर्स के नाम लिए ना आप लोग को, ट्रांजेक्शन, डेडलॉग, ये सब, इनमें से थ्योरी का पार्ट ज्यादा आएगा, तो उसको जरा अच्छी तरह से देख लें, ताकि उसमें कुछ समझना है, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें। चले, हम मुझसे पिक्चर शेयर करें, जो काम करने को दिया था मैंने, जरा दिखाएं कितना किया है, आपको पता चले आप नॉर्मलाइजेशन कितना पहले सीख चुके थे, कितनी अब सीखी है। नॉर्मलाइजेशन तो आपने पहले भी पढ़ी थी ना डेटाबेस के कोर्स में, इसलिए इस टॉपिक एडवांस डेटाबेस में इस पे इतना टाइम नहीं लगाया जाता, लेकिन मैं इस पे इसलिए इतना टाइम लगा रही हूँ कि अगर आपने नॉर्मलाइजेशन सही सीखी होगी तो ही आप डेटाबेस डिजाइन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी मुझसे पिक्चर शेयर करें, फिर मैं आपसे जो है उसका वो शेयर करूंगी, सोल्यूशन। हाँ भाई, अब्दुल बासित, अब्दुल्ला, लाइबा, कितना काम कर लिया जल्दी से मुझे बताएं।
रहे हैं नाश्ता करा दिया उन्होंने और थोड़ी सी चाय पिला दी, अभी दूध नहीं पिया उसको। अजीब। Hydrated. Fountain. आप लोगों का असाइनमेंट का रिप्लाई आए तो मैं आगे का काम शेयर करूँ। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे एक वीडियो शेयर कर दी हूँ, ये भी साथ साथ देख लें। एनिमेटेड वीडियो है, अगर अच्छी वीडियो लग रही है इसको देख के भी हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ये एक टेबल बनाया है, इसमें कस्टमर आईडी लिखी है और उसके नाम लिख दिया। There are some cases of bad data that a good database design can protect against. These are cases where the data is telling us something that logically cannot possibly be true. One customer with 2 dates of birth is logically impossible. It's what we might call a failure of data integrity. Data can't be trusted because it disagrees with itself. When data disagrees with itself, that's more than just a problem with bad data. It's a problem with bad database design. Specifically, it's what happens when a database design isn't properly normalized. So what does normalization mean? Well, you normalize a database table, structure it in such a way that it can't express redundant information. So, for example, in a normalized table, you wouldn't be able to give customer 1001 2 dates of birth, but if you wanted to. Very broadly, a table can only express one version of the truth. Normalized tables are not only protected from contradictory data, they're also easier to understand, easier to enhance and extend. They're protected from insertion anomalies, update anomalies, and deletion anomalies. More on this later. How do we determine whether a table isn't normalized or not? In other words, how do we determine if there's a danger that redundant data could creep into the table? Well, it turns out there are sets of criteria to assess the level of danger. These sets of criteria have names like personal, second, third, fourth, and so on. Think of these normal forms by analogy to safety assessments. You might imagine an engineer doing a very basic safety assessment on a bridge. Let's say the bridge passes the basic assessment, which means it achieves safety level 1, safe for pedestrian traffic. That gives us some comfort, but suppose we want to know if cars can safely drive across the bridge. To answer that question,
the engineer to perform an even stricter assessment of the bridge. Let's imagine that the engineer goes ahead and does the stricter assessment. And again, the bridge passes, achieving safety level 2 safe for cars. If even this doesn't satisfy us, we might ask the engineer to assess the bridge for safety level 3 safe. Of course, my answer and your answer are equivalent, despite having names in a different order. When it comes to relational databases, the same principle applies. Let's record the names of the Beatles in a table, and then let's ask the database to return those the names of the base 2. Paul is the tallest, John is the second tallest, and so on. Lists like this are totally comprehensible. अच्छा, इस वीडियो में यहाँ स्टॉप कर रही हूँ। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, मैं उसका यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिखा रही हूँ। One way, design failed in first normal form, but there are others. Second way of violating first normal form involves big. ये मेरे पास टेबल है जो कि मैंने आपसे शेयर किया था। अब इस टेबल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम देख लेते हैं। All the entries are atomic and there is a composite primary key, employee ID and job code. अब देख रहे हैं, आपको खुद पता चल रहा है कि ये दो चीजें क्या हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रॉ को यूनिकली। कहते हैं ना, एक प्राइमरी की क्या होती है, वो पूरी रॉ को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाती है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी एक ऐसा कोड है जिससे हम सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे जॉब कोड जो है वो भी आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प कर रहा है। तो टेबल जो है हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का जो रूल है वो क्या है, टेबल इज रेफर्ड टू इट्स इन नॉर्मल फॉर्म इफ, एक मिनट, इफ एटॉमिसिटी ऑफ द टेबल इज 1 और सिंगल, इसका मतलब क्या है कि सिंगल सेल के अंदर कोई भी मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ रही हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे सिंगल सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ रही, इसमें एक ही नाम लिखा हुआ है, एक ही जॉब है, एक ही स्टेट कोड है और एक ही होम स्टेट है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म दिस अलाउज द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो सही है, हमारा जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अब हमें देखना है क्या ये 2NF भी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे एक दूसरे टेबल का एग्जाम्पल है, वो हम अभी नहीं देखेंगे, हम अपने पे जाएंगे। फिर हम देखते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। द फर्स्ट condition for the table to be in second normal form is that the table has to be in first normal form में होना चाहिए, वो है। table should not possess partial dependency नहीं होनी चाहिए। partial dependency means proper subset of the candidate key should give a non prime attribute, यानी कोई भी non prime attribute ऐसा ना हो जिससे हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, दूसरे कॉलम को आइडेंटिफाई करवा रहे हो। एग्जाम्पल वापस हम यहाँ पे देखते हैं। इफ यू ओनली नो समवन्स एम्प्लॉय आईडी, अगर हमें किसी की एम्प्लॉय आईडी पता है, जैसे मुझे पता है 001, देन यू कैन डिटरमाइन देयर नेम, होम स्टेट, स्टेट कोड, हर चीज हमको यहाँ से पता चल जाएगी। दिस मीन्स नेम, होम स्टेट एंड स्टेट कोड, इन सबको मिला के ये दोनों, ये तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, नेम, स्टेट कोड और होम स्टेट। ठीक है, जॉब कोड यहाँ पे डिफरेंट है। E001 का जॉब कोड 01 में भी है और 02 भी है, इसलिए जो एम्प्लॉय आईडी है वो जॉब कोड से अलग होगी और वो सिर्फ नेम पे, स्टेट कोड पे, होम स्टेट पे डिपेंड कर रही है। स्टेट कोड sorry, are part of primary composite key. So the table is not in 2NF. We should separate them to a different table to make it in 2NF. हम देख लेते हैं 2NF का क्या रूल है, किस वजह से कहा जा रहा है कि ये 2NF में नहीं है। फर्स्ट इफेक्ट तो ये था कि 1NF में होना चाहिए, है पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है ना, कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एम्प्लॉय कोड पर डिपेंड कर रहे हैं, कुछ एट्रीब्यूट जो है वो स्टेट कोड, जो दूसरा है जॉब कोड, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने भी कॉलम्स हैं वो सब उनकी एक ही आईडी के ऊपर डिपेंड करने चाहिए। यहाँ आ जाए, अब हमने क्या किया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। एग्जाम
एम्प्लॉय आईडी और जॉब कोड जो है इनको एक अलग टेबल के अंदर पुट कर दिया और एक एम्प्लॉयज का टेबल बनाया। एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर हमने एम्प्लॉय आईडी, नेम, स्टेट कोड और होम स्टेट रखा और एक जॉब का टेबल बनाया। यानी उस टेबल को हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया, एक एम्प्लॉय टेबल में ब्रेक किया, एक जॉब टेबल में ब्रेक किया। तो जॉब कोड से जॉब आपको आइडेंटिफाई हो रही है कि वो शेफ भी और वेटर भी है। यहाँ पे इसका रिपीट हो रहा था ना, 001 के आगे दो जॉब कोड आ रहे थे, वो इस वजह से आ रहे थे भाई ये वो पार्ट टाइम में कोई दूसरी जॉब करता होगा, लेकिन उसकी वजह से उसका नाम रिपीट हो रहा था। तो नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, दो रॉज में सेम नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें दो टेबल्स में इसको ब्रेक करना पड़ा और इनका रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हमें एम्प्लॉय आईडी और जॉब कोड इन दोनों को एक रिलेशनशिप टेबल में बनाना होगा। होम स्टेट इज नाउ डिपेंडेंट ऑन स्टेट कोड, so if you know the state code then you can find the home state value. स्टेट कोड से हम होम स्टेट की वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखें हर स्टेट कोड की वैल्यू अलग है। वायोमिंग 56 है, मिचिगन पता नहीं कौन सी कंट्री के ये नाम है जो कि लेने में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इनका ये समझ लें ये इसकी आईडी है। तो यहाँ पे हमें ये बता दें कि इससे एक और टेबल सेपरेट हो सकता है, यानी स्टेट कोड और होम स्टेट। ये देखें स्टेट्स के नाम से एक टेबल बन गया, एक टेबल जॉब्स के नाम से बन गया, एक टेबल एम्प्लॉयज के नाम से बन गया और एक टेबल एम्प्लॉय रूल्स के नाम। तो इसमें इतना आसान सा काम यही करना था कि एक कंप्लीट टेबल दे दिए गए थे, आपने इसमें ये देखा कौन सा कॉलम किस पर डिपेंड कर रहा है, कौन सेपरेट हो सकता है, उनको चार डिफरेंट सेपरेट टेबल्स में डिवाइड कर दिया। नाउ आवर डेटाबेस इज इन 3NF। हम 3NF का रूल भी पढ़ लेते हैं कि क्या है और क्यों कह रहे हैं कि हमारा डेटाबेस जो है वो 3NF है। इसकी मतलब पहली कंडीशन क्या है कि टेबल जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन इज दैट देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स। कोई भी नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट किसी दूसरे पर डिपेंड ना कर रहा हो। तो जब तक हमने इसको 3NF में कन्वर्ट नहीं किया था, यानी जब तक हमने इसमें से ये वाला अलग नहीं किया था, तो ये 3NF का रूल ब्रेक कर रहा था कि नॉन प्राइमरी, तो प्राइमरी की तो ये है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये वाला नॉन प्राइमरी जो एट्रीब्यूट है वो इसको अलग से रिप्रेजेंट कर रहा था कि 26 देख के हमको ये पता चल रहा था, 56 देख के हमको ये पता चल रहा था। तो इसलिए ये क्या ला रहा था कि यहाँ पे आ रही थी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जिसको हमने खत्म करना है तो ही 3NF में जाएगा। तो हमने इन दोनों कॉलम्स को यहाँ से सेपरेट कर दिया। बस ये एक आसान सा काम था और हमारा जो टेबल है वो कम्प्लीटली किस में आ चुका है, 3NF फॉर्म में आ चुका है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आप इसको डेटाबेस पे डिजाइन करें तो किस तरह से डिजाइन करेंगे, जैसे कोई भी डेटाबेस का नाम रखेंगे, क्रिएट डेटाबेस को आपने नाम रख दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय रोल्स, क्रिएट टेबल दिस दिस, इस तरह से सबको आप क्रिएट कर लेंगे, इन सबकी एम्प्लॉय की बना देंगे, ठीक है। और आपके पास एसक्यूएल के अंदर ही ऑप्शन आ रहा होता है, वहां जब आप पूरी कोडिंग कर लेते हैं तो इसकी ER डायग्राम भी पीछे ऑप्शंस में क्रिएट हो जाती है, आप वो जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में बस यही, किसी को और कुछ पूछना है कि मुझे अब किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ज्वाइन है या नहीं है, तो इसलिए मैं आज का लेक्चर यहाँ पे एंड कर रही हूँ। लेकिन आप ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से देख लें, इसका लिंक मैं आपसे दोबारा से शेयर कर देती हूँ ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको आसानी रहे। मिस एग्जाम्स में आप क्यूरीज वगैरह देंगे? क्यूरीज का मैं अभी आपको बताती हूँ, हेलो। समझ नहीं आ रहा पेपर बन जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी कि जो आखिर के टॉपिक्स हैं वो जरा मुश्किल टॉपिक्स हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह उनमें से थ्योरी आएगी, बाकी में से MCQs इसमें से भी आएंगे और पिछले टॉपिक जैसे इंडेक्स वगैरह। क्यूरी में ऐसा करूंगी MCQs में पूछ लूंगी, ठीक है। क्यूरी में थ्योरी का पार्ट नहीं रखूंगी। क्यूरी ओके। आपके पास जब लैब होगा उसमें आएगी, या फिर क्यूरी आपके पास MCQs में आएगी, जैसे अभी भी MCQs में आ गई थी ना कि उसके अंदर प्रोसीजर की एक क्यूरी दी थी मैंने, ओके। इस तरह से। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो आपने पीडीएफ भेजी उसी में से करनी है? PDF नहीं, मैंने एक एक्सेल की फाइल शेयर की थी, जहां तक मुझे याद है 200 MCQs थे कुछ उसके अंदर। वो ही करने हैं, उसी में से दिए? हेलो। उसके अलावा क्यूरीज कर लीजिएगा जो आपने अभी तक टॉपिक कवर किए ना लैब में, जैसे जी। प्रोसीजर की क्यूरी, इंडेक्स की क्यूरी, डेटाबेस क्रिएट करने की क्यूरी, इस तरह की जो क्यूरीज हमने अभी तक लैब में पढ़ी, 5 लैब्स 1 से लेके 5 लैब्स तक के अंदर जो क्यूरीज पढ़ी है वो पेपर में मैं इंक्लूड कर दूंगी। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा मुझे अब जरा फाइनली बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑरिकल को इंस्टॉल किया है अपने पास और उनके पास इंस्टॉल हो गया है।
मिस मेरे पास तो नहीं हुआ है। बाकी और कोई ऑरिकल को इंस्टॉल किया है, उसके पास हो गया इंस्टॉल? और लैब में मैंने कहा था उसको जैनब को कहा था शायद, कौन है, मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान शायद हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुई है। आप में से कोई भी, मैंने कहा था लैब में पूछ लीजिए कि जी ऑरिकल। मिस, मुस्कान ने पूछा था लेकिन ओरेकल है ना अवेलेबल नहीं था मेरे ख्याल से उनके पास। सर ने अच्छा, बताया था। PPT जो आप लोग मुझे लैपटॉप करके दिखा रहे हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं? लैपटॉप कमांड प्रॉम्प्ट पे मिस, एग्जाम से कमांड प्रॉम्प्ट पे लेकिन अब जो नॉर्मल। आगे जो हमारे पास लैब्स आने वाली है ना, वो कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं होगी। तो इसलिए उसके लिए ऑरिकल इंस्टॉल करना जरूरी है। आप डिफरेंट जो कंप्यूटिंग लैब्स हैं वहाँ कहीं भी पता करके उसका सेटअप लेंगे। यहाँ पे इंस्टॉलेशन में मसला इंटरनेट से डायरेक्टली करने में आ रहा है, मेरे पास भी आ रहा था कि मेरे पास नहीं हो पाया, ओके कि सेटअप डाउनलोड नहीं हुआ, फिर आईडी बनाई, फिर कोई और मेमोरी का इशू आ गया। तो इसलिए आप लोग ये जो मिड टर्म वाला एग्जाम का पीरियड है ना, इसके अंदर कोशिश करें उसमें आपसे एक वीक तो लैब शेयर नहीं होगी, तो उस दौरान अपनी इंस्टॉलेशन किसी न किसी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके मिस, ठीक है। क्यूरी लैब के हवाले से इसके हवाले से पूछना है तो पूछना। नहीं नहीं मिस, हो गए। ठीक है, तो फिर हम आज की क्लास एंड कर रहे हैं। लेक्चर में आप लोगों से 2 वीडियोस बनी है और कल तक या फिर रात तक शेयर करती हूँ। अल्लाह हाफिज।